वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली का नोटिफिकेशन का इंतजार हम लोग साल भर से कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया है फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो CSBC के नए चेयरमैन बने हैं उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीना के भीतर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये बहाली लगातार चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग अभी से जो नया स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट है पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें धांधली भी नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने बताया है। और विश्वास करता हूँ, आगे यही उम्मीद रखता हूँ फ्रेंड्स कि धांधली ना हो, ताकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट को सफलता मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी ताज़ा अपडेट यह है कि फ्रेंड्स अभी जो बहाली आपको आने वाली है वो पहले आएगी 7808 पदों पर। ये आपका डायल 112 ARSS का, ठीक है। और इसका कैबिनेट में मंजूरी के बाद में गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका 12 से 13 हज़ार पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली आएगी। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहे फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि डायल 112 ARS जो कांस्टेबल की बहाली आएगी, और साथ में बिहार पुलिस कांस्टेबल और आपका एक्साइज पुलिस का आपका जो 689 पदों की बहाली आई है, सब का सिलेबस एक ही है फ्रेंड्स। सभी में आपका टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 70 से 75 प्रश्न है जो जीके जीएस का होता है। ठीक है, तो जीके जीएस पर आपको विशेष ध्यान देना है। 8 से 10 प्रश्न हिंदी से रहेंगे फ्रेंड्स, 8 से 10 प्रश्न आपका अंग्रेजी से रहेंगे और 8 से 10 प्रश्न मैथमेटिक्स से रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही एग्जाम टाइप का है फ्रेंड्स। इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो सभी स्टूडेंट जरूर देखें। जो नए स्टूडेंट है वो भी देखें फ्रेंड्स, और जो एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद पुलिस की तैयारी करें वो भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहाली जल्द आएगी फ्रेंड्स। और एक बात आप लोग माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स कि जब बहाली आनी शुरू होगी फ्रेंड्स तो आपका कंटिन्यू बहाली चलती रही, क्योंकि 70 से 75 हज़ार, 67-68 हज़ार काफ़ी संख्या में सीट खाली है फ्रेंड्स। और ये बहाली चरणबद्ध तरीके से होगी, तो एक चरण में 10,000, 8,000 करके ऐसे यानी आपको लगातार बहाली देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, जिसमें 3 कठिया पत्ती को नील की खेती जो करवाई जाती थी जबरदस्त को समाप्त किया गया, और ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। तो ये राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर ही महात्मा गांधी वहाँ गए थे। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण इसमें कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलीय शैवाल हो जाएगा, शैवाल फिर उसके बाद जलीय और फिर कीट मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कि क्यों दिया जाता है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार? ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चल, थोड़ा जूम कर देते हैं, गेस करते चलिएगा। तो तीसरा का करेक्ट आंसर है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए आपका अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करिएगा। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? तो एक दिवसीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ, थोड़ा सा वक्त मिलता है उतना देर में आप लोग गेस कर लीजिए। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं? 5 का। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या आप लोग गेस कर लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षाओं के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। तो 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं फ्रेंड्स, इतना सारा सब्सक्राइबर होने के बाद भी। तो आप लोग शेयर कर दे ताकि मेरा भी हौसला बना रहे फ्रेंड्स, और वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बाकी जो बनाते हैं फ्रेंड्स फालतू के न्यूज़ बनाते हैं कि आज आ रहा है वैकेंसी, कल आ रहा है वैकेंसी, उस सब पर तो अच्छा लाइक आता है, अच्छा व्यू आता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ उस पर आपको आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। छठा नंबर सवाल देखिए आप लोग का है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अभी ये देख लीजिए फ्रेंड्स, 6 का क्या हो गया? एक दिवसीय हो गया। अब चलिए 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आप लोग के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे, ठीक है, कितना हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा का कितना हिस्सा?
तो आपका 1%, 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1% है जो हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाता है। चलिए 8 नंबर सवाल, तो 7 का डी हो गया करेक्ट आंसर। 8वां नंबर सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर सवाल आपका रहा कि भूपरपट्टी जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। इसे देखिए 2 सवाल बनता है और अक्सर पूछा जाता है कि भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व याद रखिए सभी लोग ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाने वाला तो सिलिकॉन हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका क्रस्ट में ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है फ्रेंड्स आपका 46 पॉइंट कितना 8% पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन कितना है 27.7%। उसके बाद में एल्युमिनियम है जो 8.1% पाया जाता है। तो तीनों ये आंकड़ा भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगभग 47%, सिलिकॉन लगभग 28% और आपका एल्युमिनियम इतना पाया जाता है। चलिए तो आपका अगला सवाल 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 9 का है, गेस करिए। तो देखिए जो सूक्ष्मदर्शी है उसके लेंस के निर्माण में जो प्रयुक्त किए जाते हैं फ्रेंड्स वो जर्मेनियम के ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यूरेनियम का विघटन का जो अंतिम समस्थानिक प्राप्त होता है वो लेड शीशा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग एक बात आप लोग को और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए मेरा एप्लीकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको डाउनलोड कर ले, जीके मास्टर माइंड, ठीक है फ्रेंड्स। जीके मास्टर माइंड, आप जीके मास्टर माइंड प्ले स्टोर में अगर लिखिएगा फ्रेंड्स तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, नहीं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको आप लोग जरूर याद कर लें, इससे आपका फ्रेंड्स बिहार उत्पाद पुलिस हो गया या तो बिहार पुलिस कांस्टेबल या डायल 112 ERSS, इसमें आपको 60 से 70 प्रश्न आपको जरूर टैली कर जाएगा फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा जीके जीएस टॉपिक वाइज दिया हुआ है और ये मिनी बुक के तरह है फ्रेंड्स, आपका एक चलता फिरता किताब समझ ले। मोबाइल में इसको अपलोड कर लीजिएगा और इससे डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। उस पर अभी काम चालू है, प्रत्येक दिन मैं अपडेट उसको करूंगा फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग जो भी स्टूडेंट नहीं डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल गेस करिएगा फ्रेंड्स कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल 11 का। जैसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आहार श्रृंखला में ना, तो जैसे कि सूर्य प्रकाश से देखिए प्राइमरी सोर्स ऊर्जा का क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका सभी को पता है सन है, ठीक है, सन है। सूर्य है जो पृथ्वी पर आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, इसे ही माना जाता है। तो वहाँ से ऊर्जा जो चलता है, तो मान लिया कि जो हरे घास पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं फ्रेंड्स, वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते हैं घास को, फिर हिरन खाता है, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, उसको जो खाता है उसको उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, उसको जो खाते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे मान लिया कि हरे घास पत्ती को हिरन खाता है, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफर स्थानांतरित होता है, तो 10% याद रखिए। उसी तरह से 10% आपको ट्रांसफर होता है। वही क्वेश्चन कर रहा है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो मान लिया घास को खाया हिरन, तो उसको कितना 10% मिला। हिरन को बाघ खाया तो उसको कितना प्रतिशत स्थानांतरित होगा, 10% ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसका नियम किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिएगा। ये रेमंड लिंडमैन ने ये नियम दिया था कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है। ये किसने दिया था, तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था, ठीक फ्रेंड्स। चार्ल्स डार्विन के बारे में देखिए कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखा था। प्रकृति वर्ण सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है। और इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखा, जो बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 10% का नियम किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। अगला सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, किस रंग के प्रकाश में सबसे तीव्र गति से होती है, अधिक होती है। 13 का गेस करिएगा आप लोग। चलिए गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर डी के होंगे ना, उनका बिल्कुल सही होगा, लाल रंग में होता है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं।
14 नंबर सवाल आप लोग के सामने, महर्षि पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? पतंजलि का नाम सुने होंगे, किनके समकालीन? गेस करें फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी गेस कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे महर्षि पतंजलि। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? एल्कोहल एवं जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, यह संभव है। तो इसके लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है? आप लोग गेस किए होंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए आसवन विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया 16 का गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए यूरिया है जो संश्लेषित किसमें? तो यकृत में होता है, ठीक है। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लीवर कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्लैंड या सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, जहां पर यूरिया का संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, सभी याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि का नाम क्या है? तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का खोज किसने आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था ये पूछा जा रहा है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1928 ईस्वी में इन्हें खोजा था। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिए कब? 1928 ईस्वी में। 18 नंबर सवाल, प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी के जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 18 का। तो देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आप लोग गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेन्नर इसको माना जाता है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण इनसे कौन नहीं है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शकरकंद का कंद। ये तने का रूपांतरण नहीं है, जबकि प्याज, अरबी का धनकंद और आलू कंद ये तने का रूपांतरण, जबकि शकरकंद है जो तने का रूपांतरण नहीं है। क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स शकरकंद का लत्ती होता है, ठीक है, न कि इसका तना रोपा जाता है शकरकंद का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करते थे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 21 का तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? तो P + N होता है। सभी लोग को याद रखिएगा, P+ यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। देखिए क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपका कोई तत्व है फ्रेंड्स, ठीक है, परमाणु है, तो इसमें नाभिक में इसमें P + N रहता है, इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार पथों पर घूमता रहता है। तो आपका परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसी दोनों का योग होता है जो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स, 21 का डी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? गेस करें 22 का। तो वेंचुरी मीटर का इसका गेस किए होंगे आप लोग फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। तरल के प्रवाहित दर को वेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल आपका है कि अस्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आप लोग गेस करिए 23 का। 23 का करेक्ट आंसर होगा अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है 24 का, ठीक है। 24 का तो देखिए जब ये गिर जाता है तो आंधी एवं तूफान आने का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए कंटिन्यू वीडियो बनाने का यही कारण है फ्रेंड्स, नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। प्लस में यह है फ्रेंड्स कि अभी वैकेंसी जो नहीं आई है इससे भी थोड़ा मन सभी स्टूडेंट का छोटा है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए किसी चीज़ की तैयारी 1-2 दिन में नहीं होता है। आप लोग अभी मेहनत करिए, अभी से तैयारी करिएगा तभी आगे चल के सफलता मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं अब कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ। साथ में आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। 25 का कौन सा जल जनित रोग है? देखिए जल से जनित रोग कौन है इसमें 25 का गेस करना है फ्रेंड्स। तो चेचक तो होगा नहीं, मलेरिया होगा नहीं, हैजा हो सकता है, हैजा होगा, तपेदिक बिल्कुल हैजा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जल से दूषित जल पीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका हैजा हो जाता है, ठीक है। बाकी चेचक, मलेरिया और तपेदिक रोग है जो इससे नहीं होता है, ठीक है। चेचक तो वायरस से होता है फ्रेंड्स, मलेरिया भी जानते हैं मादा जो एनाफेज मच्छर काटता है उससे भी होता है, और ये हैजा रोग है जो मुख्य रूप से जल जनित रोग है, ठीक है।
अगला सवाल को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर, जी हाँ 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हें कहाँ भेजा गया था, चलिए गेस करिए। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल कर करके आपका बांकेपुर जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर आपका है फ्रेंड्स कि बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल थावे मंदिर किस जिला में स्थित है। थावे का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ माता रानी रहती है, माता रानी है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गोपालगंज जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। बिहार के उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है। बिहार में सबसे ज़्यादा तो चावल होता है, चावल एक खरीफ फसल का उदाहरण है। चावल के बाद देखा जाए फ्रेंड्स तो गेहूं ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है अपने अयस्कों को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो 29 का इसका हो जाए धातु कर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। स्टील में अधिक कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है। चलिए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मैग्नीज की मात्रा मिलाया जाता है। 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका 31 नंबर सवाल है फिटकिरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करते हैं। जी हाँ, देखिए दूषित जल है, अगर उसमें फिटकिरी डालिएगा तो क्या वो स्वच्छ कर देता है। तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, तो यह स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखें। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 18 वर्ष के हैं और वोटिंग करने जाते हैं तो आपके उंगली में पहचान के लिए एक लिक्विड लगाया जाता है। वो किसका बना होता है, जो जल्दी छूटता है, उसको अमिट स्याही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमिट स्याही। क्योंकि मैं भी फ्रेंड्स इलेक्शन में ड्यूटी में जाता हूँ तो देखता हूँ, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी मिलता है, तो इसमें इसका प्रयोग करने को मिलता है। तो देखिए इसमें क्या है, 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट रहता है वो, ठीक है, अमिट स्याही बना हो रहता है, जो जल्दी छूटता नहीं है। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखें। देखिए उपभोक्ता जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं और प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जितने भी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर करके स्वयं खाना बनाते हैं उसको उपभोक्ता नहीं, उसे क्या उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। और इसको जो खाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो कह रहा है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे तो किसको रखिएगा, तो हरे पौधे तो उत्पादक है, नीलहरित शैवाल भी जो आपका उत्पादक है, और ये फूल पत्ते भी है जो क्या उत्पादक है। जंगली जानवर ऐसे ही उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका 34 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें आहार श्रृंखला कौन बना रहा है, ध्यान से देखिए 34 नंबर सवाल का। तो देखिए घास है, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है, ये आहार श्रृंखला बता रहा है। ठीक है, देखिए घास गेहूं, तो घास को गेहूं आहार श्रृंखला बन रहा है, नहीं। बकरी को गाय खाता है, नहीं बनता है। घास को मछली खाता है, नहीं। तो घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव, ये आहार श्रृंखला बन रहा है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, तो 35 का करेक्ट आंसर सर्प आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैदानी परिस्थिति के तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्यों आता है, क्यों, देखिए मान लिया कि फ्रेंड्स आपका मान लिया कि यहाँ पे घास है, ठीक है, तो घास को कौन खाया, कीट फटिंग खाया। कीट फटिंग खाया तो प्रथम उपभोक्ता हो गया। कीट फटिंग को कौन खाया, मेढक खा गया, उसको खा गया मेढक, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मेढक को फिर कौन खा गया, सर्प खा गया। तो देखिए तीसरा में आया ना, तृतीय उपभोक्ता हो गया। इस तरह से आकलन किया जाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्प है जो मैदानी परिस्थिति के तंत्र में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी, गेस करें। टीपू सुल्तान नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स। तो उनका जो राजसी झंडे होते थे उस पर शेर का निशान होता था। ऑप्शन नंबर ए 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखें। टोटल इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन, ये आपका गलत है। बाकी सभी लोग याद कर लें। पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, और पेलियो बोटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जबकि एल्गोलॉजी में घासों का अध्ययन नहीं किया जाता है। देखिए एल्गोलॉजी में क्या किया जाता है, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शैवालों का, ठीक है, जिसको एल्गोलॉजी कहा जाता है। और घासों का अध्ययन जो ग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप देखे होंगे फ्रेंड्स, एक माइकोलॉजी होता है, एक फाइकोलॉजी होता है। ठीक है,
तो शैवालों का अध्ययन वही एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी हो जाएगा। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा था सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन है, क्योंकि घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया। 38 नंबर सवाल को देखिए, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अधिकांश कीट होते हैं ना, तो फेफड़ा तो होगा नहीं, त्वचा नहीं, वातक तंत्र होगा फ्रेंड्स। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। कहीं कहीं पे वातक तंत्र रहेगा, कहीं ट्रैकिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। याद रखिए ट्रैकिया, जितने भी कीट है ये सभी जो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, वातक तंत्र अर्थात ट्रैकिया। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है 39 नंबर, कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। कौन प्रकार का जनन में जनक से क्या कलिका यानी कली निकलती है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मुकुलन के द्वारा जिसमें प्रजनन होता है उसमें जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 40 नंबर, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। चलिए, प्रकीर्णन सबसे अधिक गेस कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप लोग का है कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, गेस करें। जो पौधे छोटे हैं फ्रेंड्स, उसको कौन सा हार्मोन के द्वारा बड़ा किया जा सकता है, बढ़ा क्या। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट गेस करें। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिन से पादप हार्मोन है, जिसके प्रयोग से जो बौने पौधे होते हैं वो क्या बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर सवाल है कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर सवाल को देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी। किसके, सिराजुद्दौला। 43 का सी करेक्ट आंसर। 44 नंबर देखें, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था किसके शासनकाल में, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1784 इंडिया में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उसमें कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल आपका है कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। कंजली झील का नाम सुनेंगे आप लोग, तो गेस करें कहाँ है ये फ्रेंड्स। तो कंजली झील है जो आपका 45 का पंजाब में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए 46 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि छठी, ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, और नाबार्ड की स्थापना कब, पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप लोग हमें जरा बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1980 में हुआ था, 1982 में हुआ था, ठीक है, या 1988 में हुआ था। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन दिया मैंने, तो आप लोग को याद है तो बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में। तो आप लोग को बता दिया छठी पंचवर्षीय योजना में, अब कब हुआ था आपको कमेंट करके हमें ईस्वी बताना है। देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं है, तो बताइएगा। इसका जब 46 नंबर सवाल का कब हुआ था, तो आप लोग ईस्वी लिख करके हमें बताइएगा। अगला सवाल को देखिए, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कौन सा अधिवेशन में कहा था। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कराची अधिवेशन। अच्छा जी, आप लोग को पता होगा कि गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स, अधिवेशन उसके अध्यक्षता किए थे, ये 1924 ईस्वी में किए थे। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता, तो सभी लोग याद रखिएगा। 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन भी नोट में लिखा हुआ है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, आप लोग याद रखिए 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल ने किया था। इसमें एक क्वेश्चन और बन गया फ्रेंड्स कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। और गांधी जी मात्र एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, बीरबल को कवि प्रिय कहा था अकबर ने।
अगला सवाल 49 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया था, जो सक्सेस नहीं हुआ था फ्रेंड्स। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था तो सक्सेसफुल हुआ था। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1974 में प्रथम बार पहला परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था। आज का लास्ट सवाल है, पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए इसका आप लोग जवाब बताएं फटाफट। तो पहिया देखिए आज करने का ट्रिक है फ्रेंड्स कि पहिया चलने लगा तो नया युग आया, यानी कि अब नवपाषाण काल हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहिया चला तभी नया युग आया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, आज के बाद नहीं बोला पहिया और चाक अगर घूमने लगा दनादन फ्रेंड्स तो नया युग आ गया। तो इस तरह से मैं याद रखता हूँ। इसके बाद आप लोग कभी नहीं बोलिए पहिया और चाक का आविष्कार कब है, तो पहिया चलने लगा तो नया युग आया। इस तरह से नवपाषाण काल इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। पहिया चला तो नया युग आया, नवपाषाण काल में पहिया और चाक का आविष्कार हुआ था। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और मैं बताया फ्रेंड्स कि व्यूज नहीं आते हैं इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करते हैं, इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो भी कंटिन्यू आप लोग को प्रोवाइड कराऊं या ना कराऊं। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स देखिए, आप लोग वैकेंसी का जो इंतजार कर रहे हो तो ठीक है, अभी तक देर हो रही नहीं आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स इतना मान करके चलें कि अब जो बहाली आएगी ना वो लगातार आएगी, ठीक है, लगातार आएगी फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग को अभी मेहनत करने की जरूरत है। अभी आपको 7808 पदों पर आपका ERSS डायल 112 की आने वाले, उसका भी सिलेबस यही रहने वाला है। अभी फिलहाल कुछ मार्च में आपका 689 पदों का उत्पाद पुलिस का होने वाला है। उसके बाद में बिहार पुलिस कांस्टेबल का अच्छा खासा फ्रेंड्स देखिए कितना आता है, 10,000 आता है, 12,000 आता है, आने वाला है। उसके बाद में आपका बिहार दरोगा का आने वाला है। तो देखिए अभी वैकेंसी तो आएगी तो कंटिन्यू आएगी फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी फ्रेंड्स मैंने बताया कि आप लोग को जीके मास्टरमाइंड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा वेबसाइट भी आप लोग को पता होगा, जीके मास्टरमाइंड खोजिएगा फ्रेंड्स गूगल में तो बहुत सारा उस पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हिंदी का, अंग्रेजी का, बहुत सारा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।